ओजोन से स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में ओजोन से पहले पहले तक का पढ़ लिया था। अभी देखो तुम लोग कमेंट वमेंट करते हो नहीं, तो मैं अब कमेंट देखना बंद कर दूंगा, फटाक से आऊँगा, पढ़ा के निकल जाऊँगा, अपना काम करके निकल जाऊँगा। तुम्हारा इंटरेक्शन बने चाहे ना बने, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तुम अपना रूप दिखा रहे हो। चलो, सो यहाँ पर ओजोन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ओजोन क्या है उसकी बात करते हैं हम लोग। ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, ठीक है भाई। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद होता है, O2 के फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। ऐसे ही एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का ओजोन। ओजोन किस फॉर्म में मौजूद होता है भाई, O3 फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। O3 के फॉर्म में मौजूद होता है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। इट इज़ टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, ठीक है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इट इज़ टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग in the atmosphere at sea level. At a height of about 20 kilometer, it is formed from atmospheric oxygen in the presence of sunlight. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम चले जाते हैं एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2, ठीक है, O2 के प्रेजेंस में अगर हमारे पास सनलाइट आ रही है, प्रेजेंस, एक सेकेंड ना, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लिख देते हैं सनलाइट। देखिए O2 के प्रेजेंस में अगर हमारे पास सनलाइट आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर ओजोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। कहाँ पर, एट अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। तो सी लेवल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। अभी देखो ओजोन करता क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो यूवी रेडिएशंस जो सन से एमिट हो रही हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है ओजोन, ठीक है। तो ओजोन की जो लेयर होती है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, यूवी रेडिएशंस को, और हम तक पहुंचने नहीं देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोन का काम क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर, कि बनाते कैसे इसको, एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्हेन अ स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड, एक सेकेंड, is passed through a silent electrical discharge, a conversion of oxygen to ozone 10% occurs. The product is known as ozonide oxygen. अब देखो ये क्या बात बोल रहा है, ये बोल रहा है when a slow dry stream of oxygen, dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, ठीक है। हमने क्या किया देखो ध्यान से, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को हमने पास कर दिया, कहाँ पर पास कर दिया भाई, थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। मतलब यहाँ पर एनर्जी दे दी हमने, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास कराया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओजोन बन जाएगा, बात समझे, 10% कन्वर्जन हो जाएगा, 10% इसकी, ठीक है, 10% यील्ड होगा रिएक्शन का, बात समझ गए। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई की जा रही है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस 142 किलो जूल पर मोल का एनर्जी दिया जा रहा है रिएक्शन को। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ एज सच खास याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया उतना ही याद रखना कि ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे एक लाइन याद रख लेना कि जब ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास किया जाता है तो ऑक्सीजन 10% ओजोन में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, इसको हम बोलेंगे ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन, ठीक है। ये O3 क्या बोला जा रहा है, ओजोनाइड ऑक्सीजन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये बात याद रख लेना। तो ऑक्सीजन से ओजोन का जो फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस चीज़ को याद रखना अच्छे से, ठीक है भाई। ये हो क्या रहा है वैसे, चल रहा है ना वीडियो अच्छे से, बिल्कुल 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 चल रहा है। चलो
पता नहीं सिंक होने का एक समस्या आ जाता है, अभी भी समस्या चल रही है। चलिए, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। अब देखो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्यों यूज़ किया गया, यहाँ पर देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या बोला है, ये बोला है इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। ठीक है, O2 टूट ना जाए, मतलब O2 टूट ना जाए, बात समझे, डिकम्पोज ना हो जाए, इस वजह से हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ करते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रख लेना कि भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और दूसरा ये पॉइंट याद रख लेना कि साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इसकी प्रिपरेशन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। चलो, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर 10% से ज़्यादा अपने को ओजोन चाहिए, क्योंकि ये वाले प्रोसेस से, तो ये वाले प्रोसेस से ना सिर्फ 10% मिल रहा है अपने को, ये आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ 10% ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लो 10% से ज़्यादा चाहिए तुमको, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड मोर देन 10% ऑफ ओजोन, अब क्या करना होगा आपको, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर, ओजोनाइजर कौन हो गया, जो ओजोन बना रहा है ऑक्सीजन से, कैन बी यूज्ड एंड प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन। देखो क्या लाइन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार, अगर 10% से ज़्यादा तुमको ओजोन चाहिए, ठीक है, तो बैटरी चाहिए हमें, है ना, एक बैटरी की मदद लेनी पड़ेगी, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैटरी की मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो हम 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी सप्लाई कर रहे थे ना, तो अब हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर देंगे, तो हमें एक बैटरी ऑफ ओजोनाइजर यूज़ करना पड़ेगा, और एक प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल सराउंडेड बाई लिक्विड ऑक्सीजन। तो याद रख लेना यार, ये लाइन है ना, क्या याद रखना है तुम्हें, एक तो बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और क्या करना है, एंड प्योर ओजोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 101.1 केल्विन, कैन बी कंडेंस, उसको कंडेंस किया जा सकता है ना, किसमें, एक वेसल में, दैट इज सराउंडेड बाई अ लिक्विड ऑक्सीजन। चलिए प्रॉपर्टीज़ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातों पर आ जाते हैं, वापस से प्रॉपर्टीज़ पर बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि भाई प्योर ओजोन इज़ अ पेल ब्लू गैस। ठीक है, मतलब लाइट ब्लू गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्योर ओजोन इज़ अ पेल ब्लू गैस, तो लाइट ब्लू कलर होता है, मैं आपको इसका कलर दिखा देता हूँ। अच्छा, ओजोन का कलर है ना, एक सेकेंड आप होल्ड रखिए अपने आप को, कलर ऑफ ओजोन ना, कलर ऑफ ओजोन, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कलर ऑफ ओजोन। अच्छा पेल ब्लू तो दिख रहा है, इसको हम लोग इमेजेस में देख लेते हैं। ये देखो यार, ये ऐसे करके देखो अपने सामने, ये देखो, सुनो अच्छे से, यहाँ पर कुछ भी ओजोन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसमें 75 ppm ओजोन है, और इसमें 100 ppm से ज़्यादा ओजोन है। ठीक है, 100 ppm से ज़्यादा ओजोन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ब्लू कलर दिख रहा है, तो लाइट ब्लू कलर की गैस है ये, तो यहाँ से अच्छे से याद रखना तुम, बात समझ गए ना, बहुत बढ़िया भाई, है ना, तो याद रख लेना ये कि प्योर ओजोन जो होती है वो पेल ब्लू कलर की गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड एंड, अच्छा गैस के फॉर्म में तो पेल ब्लू है, डार्क ब्लू लिक्विड है, लिक्विड के फॉर्म में डार्क ब्लू है। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ एक बार और, लिक्विड के फॉर्म में आप देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए, ये लिक्विड के फॉर्म में, अगर हमने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पर, आई होप आपको भी दिख रहा होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे ये बात, ठीक है। क्या बात याद रखनी है कि लाइट ब्लू कलर की गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड के फॉर्म में होता है, एंड वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। सॉलिड का देख लेते हैं, वॉयलेट ब्लैक कलर का क्या है सॉलिड, ठीक है, एक है ना, कलर ऑफ ओजोन सॉलिड डाल देते हैं, और आप देखिए इसको,
ये देखो यार, ये देखो अपने सामने, ठीक है, बात समझ है। तो यहाँ पर सीधी बात है कि वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड होगा, वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड होगा, ठीक है। ये देखो शिवांगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ओजोन जो है वो 101.1 केल्विन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट वगैरह डेटा याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही एक बार सुन लिया, काम आ गया, ख़त्म, ठीक है। चलिए, तो हमने कलर देख लिया। गैस का कलर क्या होता है? लाइट ब्लू होता है। और डार्क ब्लू किसका होगा? लिक्विड के फॉर्म में होगा। और वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड होगा। मतलब ये देखो ना, कलर का जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इन द सेंस, जब वो गैस के फॉर्म में था तो वो लाइट ब्लू था, ठीक है। जब वो लिक्विड के फॉर्म में आया तो डार्क ब्लू हो गया। अब ब्लू का भी और एनहांस्ड वर्जन क्या हो जाएगा? वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड, है ना। चलो, ओजोन की भाई एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। ओजोन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ओजोन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोन हैज़ अ इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, एंड इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इट इज़ हार्मलेस। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में इसको इनहेल भी कर लिया गया तो ये हार्मलेस है, ठीक है। हाउएवर इफ द कॉन्सेंट्रेशन राइजेज अबव 100 पार्ट्स पर मिलियन, अगर 100 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाए, ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन हेडेक एंड नोजिया। इसका मतलब क्या है भाई? अगर आपने 100 ppm से ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन की गैस इनहेल कर ली तो वो आपको, आपकी ब्रीदिंग को अनकंफर्टेबल बना देगा, और जिससे आपको सर दर्द या चक्कर आने जैसी शिकायतें देखने को मिलेंगी। समझ में आ गई ना बात? तो अगर इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन इनहेल कर लिया गया तो ये हार्मलेस है। लेकिन अगर हमने इसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनहेल कर लिया, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? अगर हमने 100 ppm से ज़्यादा की कॉन्सेंट्रेशन गैस को इनहेल कर लिया तो वहाँ पर दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। थर्मोडायनेमिकली वो अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की तुलना में ओजोन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, ऑब्वियसली। इसीलिए तो ओजोन एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं पाई जाती, वो कितना ऊपर, जब हम लोग 20 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ओजोन इज थर्मोडायनामिकली, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना में बात की जा रही है। सिंस इट्स डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ हीट। क्यों 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 क्यों? देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। जैसे क्या है ना कि अगर तुम O2 से, ध्यान से देखना यार, O2 से अगर आप O3 का फॉर्मेशन कर रहे हो तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? ये है डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसी का रिएक्शन का उल्टा करा दूँ ना, मैं ओजोन से जब मैं O2 में कन्वर्जन कराऊंगा, ओजोन से जब मैं O2 में कन्वर्जन कराऊंगा तो यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर डेल्टा H क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, अगर समझ गए तो कोई डाउट नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो, O2 से ओजोन बनाने के लिए अपने आप तो बन नहीं रहा, एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई? स्टेबिलिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई। ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन ओजोन। वेरी इजी पॉइंट है ना, कोई डाउट होगी नहीं। चलो, तो यहाँ पर देखो क्या है कि डेल्टा H इज नेगेटिव। किसका नेगेटिव है डेल्टा H? जब ओजोन से ऑक्सीजन में कन्वर्जन होगा तो उसका डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, डेल्टा H इज पॉजिटिव। ये कौन सी रिएक्शन के लिए बोला जा रहा है कि डेल्टा H नेगेटिव होगा और डेल्टा S पॉजिटिव होगा? किस रिएक्शन के लिए बोला जा रहा है? हाँ, कौन सी रिएक्शन? इसके लिए, इसके लिए बोला जा रहा है, इसके लिए, इसके लिए क्या? डेल्टा S पॉजिटिव होगा, डेल्टा S पॉजिटिव होगा, डेल्टा H नेगेटिव होगा। समझ गए होगे? तो थोड़ा सा इसको ना ऐसे कर देते हैं, ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में बातें बोली गई हैं एनसीईआरटी की बुक में। बात समझ गए?
इस रिएक्शन के बारे में बातें बोल गया एनसीईआरटी कि O3 से O2 का जो डिकम्पोजिशन है ना, उसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये तो आपको याद भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ओजोन की स्टेबिलिटी कम होती है, O2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ओजोन से ऑक्सीजन अपने आप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एस क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो होगा, ना एंट्रोपी बढ़ रही होगी। बात समझ गए ना? ऐसे कैसे एंट्रोपी बढ़ेगी पता है? मैं बताऊँ, देखो ध्यान से। ये यहाँ पर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगाओगे? 3/2 लगा दोगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ओजोन से 3/2 मोल ऑक्सीजन का बन रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बन रहे हैं, इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ जाएगी। समझ गए क्या? इसका मतलब ये है रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो O3 से O2, 1 मोल से 3/2 O2 बनना है ना, तो यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान दो, दीज टू इफेक्ट, ठीक है, दीज टू इफेक्ट्स रेनफोर्स ईच अदर रिजल्टिंग इन लार्ज नेगेटिव गिब्स एनर्जी चेंज। अरे ये क्या चल रहा है? एक सेकेंड ना, थोड़ा सा इंतज़ार करो और इसको हम ना थोड़ा सा क्या करते हैं, 0.35 mm कर देते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है भाई, बात क्या है कि यूनो की डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, थोड़ा सिंक करने में दिक्कत आ रहा है, इस वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यू नो दिस रिलेशन ना, आपको तो मालूम होगा ये रिलेशन। अभी क्या है कि अगर ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एच ना नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए, बोलो क्या हो जाएगा? बोलो। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा जी भी नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है? इस वाली रिएक्शन के लिए। ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसके लिए एक बात और इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा जी नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है? बोलो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसका मतलब ओजोन से O2 में कन्वर्जन करना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? ये वाला रिएक्शन ऐसे बना लो यहाँ पर ऐसे करके। ये कौन सा रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ऐसे आ गया ना समझ में तुम्हें? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे कि दीज टू इफेक्ट्स है ना, these two effects reinforce each other resulting in large negative gives energy change delta G for its conversion to oxygen. It is not really surprising, therefore high concentration of ozone can be dangerous explosive, ठीक है। इसीलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन बहुत ही एक्सप्लोजिव हो जाएगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब ओजोन टूटता है ना ऑक्सीजन में। अभी हमने देखा डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पर, तो हाईली एक्सप्लोजिव हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो आगे क्या है, ड्यू टू द ईज विद विच इट लिबरेट एटम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब O3 जो है ना वो टूटेगा O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब वो एटॉमिक फॉर्म में है, वो मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं। बात समझे क्या? एक सेकंड यार, ये क्या हो गया? ठीक है ना, चलो
चलिए, तो मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन है यहाँ पर O2 प्लस O, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बोल दे रहे हैं, ठीक है। इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, याद रखना, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ओजोन जो है O2 मॉलिकुलर ऑक्सीजन और मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोल रहे हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बात समझे। इसी वजह से हम ओजोन को एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं। तो ओजोन हमारा क्या हो गया, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट ऑक्सीडाइजेज लेड सल्फाइड, PbS, लेड सल्फाइड ले लिया हमने, टू लेड सल्फेट, लेड सल्फेट में कन्वर्जन कर देता है। एंड आयोडाइड आयंस टू आयोडीन, आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो PbS को PbSO4 में कन्वर्ट कर दे रहा है और I- को I2 में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है आयोडीन। बात समझ गए ना, बहुत बढ़िया। तो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, जब ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, है ना, एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ, बफर्ड विद बोरेट बफर। अच्छा, ये बफर अभी तुम्हें इतना अच्छे समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से इसको होल्ड रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन ओजोन, अच्छा मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ इसको। जब एक ओजोन है ना, वो पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाला हुआ है, बोरेट बफर डाला है, जिसका pH है 9.2। आयोडीन इज लिबरेटेड विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। दिस इज अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बात समझे। लेकिन अभी इतने अच्छे से समझ में इसलिए नहीं आएगा, बफर जानते नहीं हो, तो बस अभी के लिए ऐसे याद कर लो कि जब ओजोन रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ओजोन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके अंदर हमने बोरेट बफर मिला रखा है। अब ये क्या होता है, बफर क्या होता है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, जिसका pH है 9.2। तो वहाँ पर हमें आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है, आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है, जिसका हम टाइट्रेशन कर देते हैं। अब टाइट्रेशन क्या होता है ये भी नहीं समझ में आया, क्योंकि ये भी आपको रेडॉक्स और आयोनिक में पढ़ाया जाता है। तो टाइट्रेशन कर देते हैं अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। मैं 2 बार ऐसे बोल दे रहा हूँ, इसको जब तुम पढ़ोगे ना, मतलब आयोनिक पढ़ लोगे, उसके बाद ही वाला पॉइंट देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। सो ये एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है, ठीक है, जिससे हम ओजोन गैस को एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आया ही नहीं होगा, क्योंकि आपको बफर भी नहीं पता, आपको टाइट्रेशन भी नहीं पता, ठीक है। खैर ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चाहो तो रट लेना, ऐसे रटना चाहो, बट अगर आप अभी के लिए काम करना चाहो तो रट लेना, बाकी बाद में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO, पर्टिकुलरली नाइट्रिक ऑक्साइड, कंबाइन वेरी रेपिडली विद ओजोन। तो NO ओजोन के साथ बहुत जल्दी से कंबाइन कर लेता है, एंड देयर इज दस द पॉसिबिलिटी दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड emitted from the exhaust system of supersonic jet aeroplanes might be slowly depleting the concentration of ozone layer in the upper atmosphere। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप अंग्रेजी समझ में आती होगी तो अब तक तो समझ में आ गया होगा, बट एक बार मैं आपको ट्रांसलेट करके भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक्सपेरिमेंट ये दिखाते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, पर्टिकुलरली नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ओजोन से बहुत जल्दी कंबाइन हो जाते हैं। जैसे NO जो है ना, NO ओजोन से बहुत जल्दी कंबाइन हो जा रहा है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए जो एग्जॉस्ट होते हैं ना सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स के, ठीक है, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स के जो एग्जॉस्ट होते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं। तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऊपर जाके वो ओजोन से रिएक्शन कर देगा और वो ओजोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, O2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में ओजोन था, जो हमको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा था,
उसको डिप्लीट करने का काम करते हैं कौन? सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स उसको डिप्लीट करने का काम करते हैं, क्योंकि वो ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपर एटमॉस्फेयर में। बात समझे? चलिए बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में आ गई है बात तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अनदर थ्रेट टू दिस ओजोन लेयर इज प्रोबेबली पोस्ड बाय द यूज ऑफ रियॉन्स। ठीक है, अब ये देखिए ये एक प्रकार का कंपाउंड होता है, इसकी बात कर लेते हैं। Another threat to this ozone layer is probably posed by the use of rheons which are used in aerosol spray and refrigerants। तो रेफ्रिजरेंट्स और एरोसोल स्प्रे में रियॉन्स यूज़ किया जाता है जो कि वो डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। ठीक है, बस इतना बात याद रखेंगे। ओजोन का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ओजोन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। द टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल। ठीक है, जो दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है उनकी। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल इज एंगुलर। इसका शेप कैसा होता है? एंगुलर शेप का होता है, एंगुलर शेप होता है, तो ये याद रख लेना, शेप एंगुलर होता है, ये एग्जाम में पूछा सकता है। एंड इज एक्सपेक्टेड विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 117 डिग्री। फालतू चीज़ है, सब याद ना भी रखो तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, मतलब एक ही कंपाउंड के एक से ज़्यादा जब स्ट्रक्चर प्रस्तुत किए जा सकते हैं तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इट इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू मेन फॉर्म्स। कौन से मेन फॉर्म्स हैं? ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा जीके वाली बात कर लेते हैं, मतलब यूजेस की बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। ठीक है, तो वाटर को स्टेरिलाइज करने का काम आता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। डिसइंफेक्टेंट है ना, कहीं पर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स। ठीक है, ब्लीचिंग में भी यूज़ होता है यार ये ना। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लावर, स्टार्च एक्सेट्रा। ठीक है, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजेस में आप देख लेना क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ थी नहीं और याद करने वाली चीज़ ज़्यादा थी। यहाँ पर एक इंटेक्स क्वेश्चन ले लेते हैं। वाई डज O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? O3 से O2 और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। इसको ऐसे बना लेना, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है किसी को। ठीक है, कोई डाउट होगी तो पूछ लेना। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो मैंने बताया आपको वहाँ पर दो चीज़ आई थी, एक तो बफर आया था और एक टाइट्रेशन आया था। ये दो टर्म आ गया था, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा कम समझाया उसके बारे में। ठीक है, बट समझना क्या है, याद कर लेना आप कैसे किया जाता है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराई जाती है, कौन कौन लिया जाता है, समझ गया आप? चलिए बहुत बढ़िया। अगला है सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो आगे बढ़ जाते हैं हम सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स पर। कोई डाउट होगी तो पूछ लेंगे। देखिए सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अब सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पर सल्फर फॉर्म करता है न्यूमरस एलोट्रोप ऑफ विच द येलो रोम्बिक अल्फा सल्फर एंड मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर फॉर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं सल्फर के। ठीक है, आउट ऑफ विच येलो रोम्बिक अल्फा सल्फर यहाँ पर दो सल्फर इंपॉर्टेंट है, एक तो अल्फा सल्फर है और एक बीटा सल्फर है। ठीक है, तो ये दो सल्फर इंपॉर्टेंट है भाई, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। बनाते तो कई सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं।
तो ये अल्फा सल्फर क्या होता है, येलो कलर का रोम्बिक स्ट्रक्चर होता है, येलो रोम्बिक। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ये शेप है ना, ये शेप है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते। द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर। तो दो सल्फर है हमारे पास, एक रोम्बिक सल्फर है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर है। रोम्बिक मतलब अल्फा, मोनोक्लिनिक मतलब बीटा। तो जो स्टेबल फॉर्म होता है ना रूम टेम्परेचर पर, वो कौन सा है, रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक वाला रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, ठीक है। विच ट्रांसफॉर्म्स टू मोनोक्लिनिक सल्फर व्हेन हीटेड अबव 369 केल्विन। तो भाई अल्फा सल्फर को अगर आप 369 केल्विन के ऊपर हीट कर दोगे तो वो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नीचे करके, एक बार एक पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है अल्फा सल्फर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब स्टेबल, ये स्टेबल। अगर आप इसको यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देते हो 359 केल्विन से ज़्यादा, 359 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको हीट कर देते हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा सल्फर में, बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा सल्फर क्या होता है, रोम्बिक, और ये बीटा सल्फर क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। ठीक है, बीटा सल्फर क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। चलिए भाई, उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं होगी। अबे ये क्या हुआ, हाँ सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। आपको ये पॉइंट ऐसे लिख लेना चाहिए, अगर आपको समझ में आ रहा है लिखने वाला पॉइंट तो लिख लेना, ठीक है। चलिए मैं ना 6:20 तक क्लास लूँगा अभी, तो 6:20 तक क्लास लेंगे, देखते हैं कहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक है। अब मैं ना कल से ये मान के चलो एक दिन में 3-3 लेक्चर लूँगा, तुम लोग थोड़ा तैयार हो जाओ। कल से 3-3 लेक्चर लूँगा, एक सुबह और 2 शाम को, पक्का। कल से 3 लेक्चर रहेंगे मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, मैं अपना काम कर दिया करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं रहेगा कि आप लाइव आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ये आपकी सिंसियरिटी होगी, ठीक है। आपकी सिंसियरिटी होगी, आप लाइव आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ये आप अपना देख लेना। और मैं अब की पक्का बोलने नहीं आऊँगा आपको कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, इतने बड़े हो गए तुम लोग, क्लास 12th में पहुँच गए हो, इतनी सिंसियरिटी अब तुम खुद दिखाओ। और तो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह कुछ देखूंगा नहीं, जब डाउट होगी तो पूछ लेना। अगर मान लो लेक्चर पढ़ाते वक्त तो नहीं देख पाऊंगा, बाद में देख लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर। देखो ये क्या है ना, दिस एलोट्रोप इज येलो इन कलर, येलो कलर का होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह याद नहीं रखना है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें रोम्बिक सल्फर कैसा होता है। एक सेकेंड, हाँ, रोम्बिक सल्फर का कलर, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, ऐसा होता है, ऐसा। ये कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे सामने रखा हो तो पता चले। अच्छा बहुत गंदा स्मेल करता है एक्चुअली सल्फर, तो सामने ना रखा रहे तो ही अच्छा है। हाँ यार, सुबह में कर देंगे लेक्चर, अब ना बहुत ज़्यादा लेक्चर लेने हैं मुझे, अब तुम भी थोड़ा मेहनत करना चालू कर दो। अब ऐसे दिन भर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा वापस से। जिंदगी खेल सिखा रही है। दिख गया ना कलर तुम्हें, चलो अब देखो आगे क्या है। अच्छा देखो क्या है आगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी, पानी से डबल इसकी डेंसिटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.06,
वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है ना, तो इसकी 2.06 है। मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन। तो ये सब बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, मतलब मेल्ट बहुत ऊपर होता है, 273, 373, 373 पानी का है, तो पानी से भी ज़्यादा इसका मेल्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना। तो मेल्ट बहुत ऊपर हो रहा है ये 385 केल्विन, मतलब 100 और लगभग 113 डिग्री सेल्सियस पर ये कहीं पर जाके मेल्ट होगा 6 बजे से। 6 बजे से बाकी सब रेडी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे से मत रखो यार, ठीक है। ऐसे क्या है ना, अभी मोटिवेशन सा हिल गया है मेरा, तो मैं मोटिवेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे 6 बजे मत रखो, दिक्कत हो जाएगी मुझे। बाकी मैं देखता हूँ, सुबह एक रखूँगा, 2 शाम को रखूँगा, ये श्योर है, ठीक है। बाकी आ जाए करो यार लेक्चर, मतलब बढ़िया से देखने, थोड़ा मेरा मोटिवेशन इस समय तुम बिल्ड करो, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ इस समय। तो मुझे एक हौसला अफजाई की ज़रूरत है इस समय, मेरा हौसला अफजाई की मुझे ज़रूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन इवोपोरेटिंग द सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये बोल क्या रहा है कि भाई रोम्बिक सल्फर अगर आपको बनाना है, रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल्स बनाने ना आपको, तो वो कैसे बनेंगे, फॉर्म्ड ऑन इवोपोरेटिंग द सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, CS2 एक प्रकार का सोल्यूशन है क्या। ओके सर क्या बोल रहे हो बताओ तुम, टाइमिंग का बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। देखो एक्चुअली क्या है ना, अब देखो रोल सल्फर मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, रोल सल्फर लिखा तो नहीं है, तुम कहीं लिख लेना, कहीं जगह बची हो तो मैं बोल दे रहा हूँ कैसे लिखोगे तुम रोल सल्फर। नीचे नीचे लिख दे रहा हूँ रोल सल्फर क्या होता है, इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर नीचे लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड ना, इसको यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रोल सल्फर क्या होता है। एक्चुअली सल्फर इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, जब हम लिक्विड सल्फर को सॉलिडिफाई करते हैं ना, तो वहाँ पर सल्फर सॉलिड फॉर्म में तो आता है, सल्फर, लेकिन ये सल्फर सॉलिड फॉर्म में जो रहता है ना, ये किसके फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, सिलिंड्रिकल शेप में होता है ये, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है जनरली, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोल सल्फर, ठीक है। अरे तो लिखा ही नहीं यार, ये ना, एक सेकेंड ना, मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। ये सल्फर सॉलिड सल्फर होता है और ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है ना, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, कोई दिक्कत, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोल सल्फर बोल देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोल सल्फर। आगे समझ में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आ गया कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। रोम्बिक सल्फर के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, रोम्बिक सल्फर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ ये देखो रोम्बिक सल्फर के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, दैट आर फॉर्म्ड ऑन
इवोपोरेटिंग द सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। इसका मतलब हमने क्या किया है, हमारे पास रोल सल्फर था, तो रोल सल्फर को मेल्ट कर दिया, ठीक है, और उसको उसका एक सोल्यूशन बना दिया किसके अंदर, CS2 के अंदर, ठीक है, CS2 के अंदर कार्बन सल्फाइड के अंदर हमने एक सोल्यूशन बना दिया और फिर हमने उसको इवोपोरेट करा दिया, तो उससे हमें रोम्बिक सल्फर मिल गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट सा है एक्चुअली में, ये पॉइंट ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ना मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। क्या पॉइंट है, वापस से सुन लो, क्या पॉइंट है, रोम्बिक सल्फर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, दैट इज फॉर्म्ड ऑन इवोपोरेटिंग द सोल्यूशन, सोल्यूशन को इवोपोरेट करेंगे, ठीक है, रोल सल्फर के सोल्यूशन को किसके अंदर, CS2 के अंदर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया यार, ये सिंक नहीं करता, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है मेरे साथ। बट डिजॉल्व्स इन सम एक्सटेंट इन बेंजीन, ठीक है, तो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन ये डिजॉल्व हो जाता है कुछ हद तक, कुछ हद तक किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिजॉल्व हो जा रहा है, लेकिन ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा है। बात ये है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, और CS2 भी ऑर्गेनिक CS2 भी है ना, तो इट इज रेडिली सॉल्यूबल इन CS2। CS2 के अंदर तो हो ही रहा है सॉल्यूबल, अगर सॉल्यूबल नहीं होता तो फिर रोम्बिक सल्फर का क्रिस्टल कैसे बनता। तो हमने क्या किया है, रोल सल्फर लिया है, उसको मेल्ट कर दिया है, मेल्ट करके CS2 के अंदर मिला दिया और इसी सोल्यूशन को एवोपरेट कर दिया। तो एवोपरेट करने से जो हमारे क्रिस्टल्स मिल रहे हैं ना, वो रोम्बिक सल्फर के मिल रहे हैं। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो ये वाटर के अंदर सो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये कुछ हद तक सॉल्युबल होता है, बेंजीन के अंदर कुछ हद तक सॉल्युबल होता है, अल्कोहल के अंदर कुछ हद तक सॉल्युबल होता है, और ईथर के अंदर कुछ हद तक सॉल्युबल होता है, और इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन CS2। CS2 के अंदर बहुत अच्छा सॉल्युबिलिटी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लिखो इतना, हेलो, गुड इवनिंग, हाँ बोल रहा हूँ, कहाँ से, तो आ जाते हैं वापस से यार थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर की, ठीक है। तो अभी तक हमने बात की थी अल्फा सल्फर की, अब हम बात करेंगे बीटा सल्फर की, ठीक है, बीटा सल्फर की बात कर लेते हैं हम। तो देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 393 केल्विन है बीटा मेल्टिंग पॉइंट का, ओ सॉरी बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 393 केल्विन, मतलब अल्फा से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 है, इसका मतलब उससे हल्का है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, किसका डेंसिटी, अल्फा सल्फर, ठीक है, बीटा सल्फर का थोड़ा सा डेंसिटी कम है। इट इज़ सॉल्यूबल इन CS2, CS2 के अंदर सॉल्यूबल है। एक सेकंड यार, देखूं एक बार सिंक काम कर जाए तो अच्छा है, ऐसे तो बड़ी समस्या होती है। मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाई, ये फॉर्म कैसे बनता है, मतलब बीटा सल्फर कैसे बनता है, ये तो अभी मैंने बताया ही है कि आपको क्या करना है, अल्फा सल्फर को हीट कर देना है। तो दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। तो जो रोम्बिक सल्फर आपने अभी बनाया है ना, उसको आप मेल्ट कर लीजिए, ठीक है, इन अ डिश के अंदर, एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड,
तो फिर उसको कूल कर दो, ठीक है, उसको कूल कर दो। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट, ठीक है, जो क्रस्ट बनेगा उसके अंदर 2 होल करेंगे एंड द रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट, तो जो बचा हुआ लिक्विड होगा उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, बात समझ गए। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, क्रस्ट को रिमूव करने पर कलरलेस नीडल शेप्ड सल्फर ऑफ बीटा सल्फर और ऑब्टेन्ड, ठीक है, कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल, ठीक है, नीडल शेप्ड क्रिस्टल होंगे वो बीटा सल्फर के क्रिस्टल्स होंगे। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं? कोई डाउट यहां तक?